नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स में कल हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किए, एक था बॉडी लैंग्वेज और दूसरा था प्रोथोमिक्स, सामयिक भाषा और शारीरिक भाषा। मौखिक संप्रेषण को कंप्लीट करने में, मौखिक संप्रेषण को इफेक्टिव बनाने में जिन चीज़ों का योगदान होता है उनमें दो बातें तक हमने डिस्कस की है कि इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक उसी तरह एक तीसरी बात आती है पैरा लैंग्वेज, इसको बोलते हैं हम भाषा प्रतिरूप, यानी भाषा जैसी दिखाई देती है, भाषा नहीं होते हुए भी भाषा जैसी दिखाई देती है। जैसे हमने बॉडी लैंग्वेज में बात की थी कि उसमें कोई वर्ड मुंह से बोले नहीं जा रहे, लेकिन क्या वो चेहरे के हाव भाव है या हाथ पैरों के इशारे हैं या आई कॉन्टैक्ट की बात है या एक्सप्रेशन देके हम अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें हम एडिशन क्या करते हैं कि जो बात बोली जा रही है उसमें एक तो होता है साउंड, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है पिच। इसके हिसाब से हम अपनी बात को जब कह रहे हैं तो कहने वाले के साथ साथ सुनने वाला व्यक्ति उसकी इंपॉर्टेंस को समझे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसके ऊपर अगर हाईलाइट किया, अब इशारा कैसे हो जाएगी, एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, एक मिसकंसेप्शन की बात हो जाए तो हम किस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं? साउंड। साउंड का मतलब है कि ऑडियंस जितने भी हैं वो सबके लिए ऑडिबल होना चाहिए, सुनने योग्य होना चाहिए। तो हम अपनी बातचीत में, भाई मैटर तो होगा वही है। अगर क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं या 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं या 50 या 100 है, आज की क्लास के लिए मान लो हमको जितना कवरेज करना है वो कवरेज उतना करना है, बात तो वैसे कि वैसे करनी है। लेकिन साउंड इफेक्ट ये होता है कि अब हमको अपना वॉल्यूम कैसा रखना है। दूसरी पिच की बात करें, उतार चढ़ाव एक स्टेबल बात नहीं होती है, बात चलती रहती है, उतार आते हैं चढ़ाव आते हैं। जैसे सॉन्ग में सुनते हो, गाने भी आप लोग सुनते हो, तो शुरुआत कैसे होती है, फिर वो कहाँ ऊंचाई तक चला जाता है, फिर वो वापस में एंड में उस लेवल तक आ जाता है। तो उसमें क्या रिदमिक सेंस की बात हम कर सकते हैं कि मोनोटोनी ना आ जाए। अगर एक सी सिंपल आवाज में, सेम वॉल्यूम में, सेम पिच के ऊपर, सेम टोन में अगर बात करते चले जाए तो ऑडियंस टूट जाएगी। तो बीच बीच में कुछ पहुँचे लेना, किसी भी तरह से किसी बात को स्ट्राइक करने के लिए हाईलाइट करना, शब्दों को भी किया जा सकता है। जैसे बात करें, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बीकॉम पार्ट 3 इस कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट क्लास, तो हाईलाइट क्या है, बीकॉम पार्ट 3 या बीकॉम पार्ट 3 इस कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट। अब हाईलाइट क्या हो रहा है, इंटेलिजेंट। ये बढ़िया है कि क्लास तो ठीक इतनी क्लासेस है, लेकिन हमने बड़ा काम में ले लिया, सबसे इंटेलिजेंट क्लास है बीकॉम पार्ट 3। जस्टिफाई करने के लिए दूसरी बातें वो करते रहेंगे। अब ये चीज़ जो बात है, भाषा प्रतिरूप की बात है, ये रिटर्न में भी काम में आ सकता है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं क्या कि या तो हमने मुंह से बोलकर किसी बात को विशेष रूप से हाईलाइट कर दिया, रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न में हम करते हैं किसी चीज़ को बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, इटैलिक्स में लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, कोटेशन रूप में डाल दिया, कोई कलर अगर दे सकते हो, अलग कलर में उसको शो कर दिया, तो वो भी होता है उसका भाषा प्रतिरूप। रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको अलग तरीके से लेना है। जैसे न्यूज़पेपर देखते हो आप, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं, खबरें आती हैं, समाचार आते हैं, लेकिन कुछ खबरें क्या होती है, बॉक्स बना के बॉक्स में डाल दिया देखते हो, उसके ऊपर थोड़ा हमारा जल्दी रुझान जाता है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो हमको देखने को मिल रही है। तो हमें क्या करना है कि ऑडियंस का अटेंशन खींचने के लिए या उसको उस दिशा में लाने के लिए कि आपके लिए ये बात जानना जरूरी है, इसके लिए इस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। मोटा जो एस्पेक्ट है वो तो यही है कि हमारे कम्युनिकेशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाता है, उसको कंप्लीटनेस और इफेक्टिवनेस तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो कभी भी आप लोग भी जब कम्युनिकेट करेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से और आपके पास जो मटेरियल है, आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल है, उसको प्रेजेंट करते समय कौन सी बात ऐसी है जिसको हाईलाइट करना है, आप डिसाइड करेंगे। और ऑडियंस के लिए किस बात को विशेष रूप से जोर देना जरूरी है कि अब मैं अच्छी बात बताने वाला हूँ, जरूरी नहीं आप तो बात कहते चले जाएं, आपका पिच, वॉल्यूम, टोन ये अपना बता देगा। इस बात को हाईलाइट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया।
जैसे हमने क्या किया क्लासरूम में, किसी को भी स्ट्राइक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका आई कॉन्टेक्ट हो गया, उसको कहते हैं आपको ये करना है या नहीं करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि मुंह से बोल के स्टाफ खड़े हुए, मुंह से ऐसे बोलना पड़ता है, तो वो एक अलग बात है, हाईलाइट करने के लिए हम किसी चीज़ का उपयोग किया। लेकिन ये बात है, बात समझ में आनी चाहिए बिना कहे भी कि मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तभी आप उसको इंपॉर्टेंट मानेंगे नहीं। वो वर्डों उसका उच्चारण की बात कर लें, उसके प्रोनाउंसिएशन की बात कर लें, उसके हिसाब से इन चीज़ों का जब कम्युनिकेशन होता है तो वो बात एक अलग डायरेक्शन में आती चली जाती है। और एक जो डायमेंशन होता है कम्युनिकेशन को, वो आपको डिस्ट्रिब्यूट भी करेगा दूसरे वक्ताओं से, या ऑडियंस को आपके साथ ज़्यादा जोड़ के रखेगा, आपकी कही गई बात का असर ज़्यादा रहेगा। इसलिए हमारा कंटेंट है, इसलिए हम इस बात को यूज करते हैं। और एक एस्पेक्ट और है, वो है साइन लैंग्वेज। संकेत भाषा। क्लास में हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया था, संकेत समझ में आने लायक होने चाहिए। और देखो ऐसी बात होती है कि यूनिवर्सल जो सिंबल्स कह लो या सिग्नल्स कह लो या साइंस कह लो, ये ऐसे होते हैं जैसे कोई सा भी खेल देखते हुए वो अपने मान लो वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें टीवी का, तो भी वो अंपायर का इशारा क्या रास्ता समझ में आती है, नो बॉल वाइड बॉल समझ में आती है नहीं आती, बाउंड्री या सिक्स का इशारा क्या है, लेग बाई क्या है, सब समझ में आती है बात। ये है संकेत भाषा, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं बिना बोले कर रहे हैं। वो बोलेगा तो भी हमको सुनाई नहीं देगा, उतनी डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन हमें इस बात का संकेत मिल रहा है। ये भाषा उपयोग करने के लिए कई बार ये भी किया जा सकता है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ट्रैफिक सिग्नल्स में ज़्यादातर तो ये बात काम में लेते हैं कि 3 तरह की लाइट्स, अगर रेड लाइट है आपको व्हीकल रोक देना चाहिए स्टॉप लाइन पर, हमारे ज़्यादा समस्या नहीं है। अदरवाइज जो बड़े सिटीज़ हैं, बड़े से अपने पास में सबसे बड़ा सिटी जोधपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है, इन सिटीज़ में आप चले जाओ तो जो स्टॉप लाइन है, अगर रेड लाइट के समय स्टॉप लाइन से आगे आपका व्हीकल निकल गया, व्हीकल का पहिया निकल गया, तो उसको वो सीसीटीवी तो मॉनिटर कर ही रहा है। आजकल तो ई चालान बन के आ जाता है, आपकी फ़ोटो खींची ट्रैफिक को ओवरलुक करते हुए उसके बाद ई चालान आपके घर पे भेज दिया गया। अदरवाइज ट्रैफिक पुलिस वाले आसपास में खड़े रहेंगे, वो आपको मान सम्मान देंगे, उन चालान उनके पास रहेगी, तो आप बच नहीं सकते। आपको क्या करना है, थोड़ी दिख गया कि ग्रीन लाइट थी, व्हीकल लगातार निकल रहे थे और ग्रीन कन्वर्ट हो गई येलो में बदल गई, आपको पता है डिस्टेंस कितना है अभी उस स्टॉप लाइन के आपके बीच में। ये क्या भाषा अपने आप बोल रही है कि अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे तो आपने स्पीड धीमी करनी। कितना रहता है किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर, किसी बड़े से बड़े शहर में पहुँच जाओ 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। मान लो चारों तरफ का 45 सेकंड का उसने ट्रैफिक निकाल दिया ट्रैफिक लाइट के ऊपर, तो कितना हुआ, 4 तरफ का कितना हुआ, 3 मिनट का मैक्सिमम समय हुआ, उसमें 45 तो आपके भी शामिल है। तो हम ये मान लें कि 2.25 मिनट का आपको वेट करना है, और ऐसी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती नहीं 2.25 मिनट में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। इसके अलावा कई बार आता है कलर्स, रंगों के हिसाब से बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। सफेद रंग, सैफरन कलर, ग्रीन कलर, हर चीज का एक अपना अलग मैसेज रहता है। ब्लैक कलर, हर चीज को आप अगर इस चीज को समझ सकते हैं कि किस जगह पर जाना है, किस अवसर पर जाना है, उस तरह का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैसेज उसके साथ चला जाता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कलर कॉम्बिनेशन, ये भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए ये बात है कि हम इसमें भी कमांड हासिल करें, कुछ ऐसे साइंस, सिंबल्स, इंडिकेटर्स हमारे दिमाग में जो यूनिवर्सल नेचर के हैं। और ये सब बातें हमने पहले बात कर ली आपसे कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं, बचपन से देखा ऐसा होता है, किस जगह पर क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, देखते आते हैं। छोटा बच्चा भी जब बोलना चालू करता है तो जिस तरीके से उसको कम्युनिकेट करना वो वैसे ही करता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो कहावत है, दूध का जला छाछ में कूट के पीता है।
पुरानी कहावत है। दूसरी है वो लर्निंग ऑब्जर्वेशन कैसे बनते हैं। छोटा बच्चा एज मान लो कि आप 1.5 से 2 साल है, अब वो चलना हल्का फुल्का बोलना उसने चालू कर दिया, उस लेवल में बात देखें। एक गर्म प्रेस हमने प्रेस करके छोड़ दी, उस प्रेस के हाथ लग गया उसका। अब लर्निंग कैसी बनती है कि जब तक आगे चल के उसका खुद का अनुभव थोड़ा चेंज हो जाए, वो ठंडी प्रेस के भी हाथ नहीं लगाएगा, ठंडी प्रेस के भी हाथ नहीं लगाएगा। ये हमारा लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हमने अभ्यास से सीखा, हमने देख कर सीखा, हमने दूसरों को करते हुए देखा, हमने पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर्स से, आसपास से इन चीज़ों को देखा और वो हमारी परंपरा का भाग बन जाती है। हाँ, इतना जरूर होता है कुछ चीज़ों की बाकायदा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर फॉर्मल रेफरेंस में काम में लेना है तो चाहे पैरा लैंग्वेज की बात कर लें या साइन लैंग्वेज की बात कर लें, हर जगह पर जो बड़ी जगह है वहाँ पर क्या होता है कि एक लैंग्वेज लैब स्थापित की जाती है। हमने भी कोशिश की थी लेकिन कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिल रहा। लैंग्वेज लैब में खास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर जहाँ पर इस तरह की लाई जा सके कि हर व्यक्ति को फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाया जा सके, तो इंग्लिश बोलने में फोनेटिक्स जो होते हैं उसमें इनका सबका बड़ा रोल होता है। जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो भाषा के साथ साथ आपका ये भी होता है शब्दों का उच्चारण, आपकी स्पीड, आपका वॉल्यूम, ये सब बातें हैं। ताकि खाली आप बोल नहीं रहे हो, बोलने के साथ साथ जैसे आप किताब पढ़ते हो तो वहाँ तो क्या आता है कि जैसे ये हुआ इस बार कोमा आ गया, और हम भी कोमा काम में लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन क्या करते हैं हल्के पौधे क्या करेंगे, जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो ये बीच में गैप आ रहा है ये कोमा है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। किताब पढ़ेंगे तो उसमें हो जाएगा, लेकिन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अब कैसा लग रहा है? और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही शब्दावली उस समय थी, वही शब्दावली यहाँ है। अब वो पहले वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा, एक तो फ्लुएंट तरीके से बोल गए और एक इस तरीके से काम में किया जाए। तो इसमें ये बात है कि ये नॉन वर्बल एस्पेक्ट है, ये आपको एक अलग मोड में ले जाता है और अपने आप को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कमांड हासिल करना चाहिए, पैरा लैंग्वेज पे भी करना चाहिए। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आपको तो मौके के हिसाब से और अपने टेक्स्ट के हिसाब से जो बात बोल रहे हो ना, उसमें से किस बात को हाईलाइट करना है, कब करना है, किस शब्दों को हाईलाइट करना है, वो चीज़ आती है। और कोमा अपने स्टॉप में लगातार चलते रहेंगे, इस प्रोसेस में लगातार चलते रहेंगे। और रही बात ये संकेतों की जो बात आती है, इसमें उस दिन अपनी क्लासरूम में वही संकेत था, किसी को खड़ा होने के लिए इशारा करना है, चुप रहने के लिए अगर ये इशारा कर दिया व्यक्ति को चुप रहना। और कई बार ऐसे भी नहीं करें, गाड़ी हो ये करना, समझने आने की बात होनी चाहिए। तो हम क्या करें, बस अपने आप को इसके ऊपर कमांड करते रहे, क्योंकि एक दिक्कत तो आती है जिसको हमने लिया था टोपोफोबिया, कि सामने ऑडियंस आती है, हमको डर लगना चालू हो जाता है। उस डर को दूर करने में ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं कि सपोर्टिव चीज़ में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनको आप कंक्लूडिव रूप में आप क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, देख कर आती हैं। तो जब कभी चाहे किसी चीज़ को देखने का या सुनने का मौका मिले तो उस चीज़ को ये मत मानना कि हमारे लिए कोई बर्डन है। लर्निंग का एडिशन होता है, वो नई बात सीखने को या जानने को मिलती है, वो चीज़ आप हमेशा उसको में लेते रहें और सुनने की अपेक्षा नहीं करें। सुनने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो है वो इनपुट मिलता है। जैसे कोई करंट अफेयर है, कोई जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और डिबेट कर रहे हैं, तो उसके जब तक आपके पास कोई फैक्ट्स फिगर्स आपको जानकारी नहीं है, डिस्कशन कर पाओगे ना। आपको पता नहीं आंदोलन किन मुद्दों के ऊपर हो रहा है, आपको पता ही नहीं जो किसान बिल आया उसमें क्या क्या आपके क्या क्या पॉइंट है, अगर ये पता ही नहीं है तो डिस्कशन क्या करोगे। तो हम क्या कह रहे हैं, सुनने की या पढ़ने वाला जो एस्पेक्ट है इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और बाद में प्रैक्टिस में उसको लाने के लिए क्या करेंगे, जिसने कल जो साइंस की बात की थी, जो आज बात की है, अपने कम्युनिकेशन को लगातार। गुड लक।